न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में योगी फैक्टर कितना काम करेगा, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बंगाल से आज की सबसे बड़ी खबर। बंगाल पर आज बीजेपी और टीएमसी की बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी की कोर ग्रुप की आज बैठक हो रही है। अमित शाह के आवास पर यह बैठक होने वाली है। टीएमसी की पहली लिस्ट का भी आज ऐलान हो सकता है। सोमवार को टीएमसी चुनाव समिति की बैठक हुई थी। एक बैठक आज ममता बनर्जी के आवास पर चल रही थी। टीएमसी के कई मंत्रियों और विधायकों का पत्ता कट सकता है, ये बड़ी खबर आ रही है। 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं का भी पत्ता कट सकता है। एक बड़ा फेरबदल टीएमसी की जो पहली लिस्ट आ रही है उसमें देखने को मिल सकता है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। टीएमसी की लिस्ट आज आ सकती है, पहली लिस्ट आ सकती है। 30 से 40 उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। उसके बाद पहले दौर के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी और जैसे नामों की घोषणा होती है वो हम आपको बताएंगे। आज के सवाल के सिलसिले की शुरुआत करें और इस बात की चर्चा करें कि आखिरकार पश्चिम बंगाल के चुनाव में योगी फैक्टर कितना अहम रहने वाला है। उससे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता है। बादल देवनाथ टीएमसी के नेता है। सुनीत चोपड़ा जी जुड़े हैं, जो कि लेफ्ट के नेता हैं। इन सबसे हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के मालदा में कल योगी आदित्यनाथ ने रैली की। ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमले किए। योगी आदित्यनाथ के मुस्लिम बहुल मालदा में रैली करने के कई मायने हैं। योगी आदित्यनाथ के मालदा फैक्टर पर इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा। जय जय श्री राम। मुहर्रम का समय एक साथ पड़ा था, तो यहाँ की सरकार ने मुहर्रम के जुलूस को तो अनुमति दी, लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रतिबंध लगा दिया था। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। एक तरफ टीएमसी की सभाओं में खेला होबे का नारा गूंज रहा, तो दूसरी ओर बीजेपी का सबसे बड़ा खिलाड़ी टीएमसी का खेल खराब करने मालदा पहुंच गया। माता की जो रामद्रोही हैं, उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। जो भी राम का द्रोही है, विरोधियों पर बरसने का पुराना चिरपरिचित अंदाज और सधे शब्दों से कलेजे तक उतरने वाले वार। जय जय श्री राम। मालदा की धरती से ही मैं इस बात को कह रहा हूँ। योगी का ये जय घोष ममता के कानों में शीशे की तरह चुभा होगा। कुछ ही दिनों के बाद बंगाल में बदलाव के लिए बैटल ऑफ बंगाल के रण क्षेत्र में उतरे हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ ने मालदा से ममता की विदाई की भविष्यवाणी कर दी। भगवान विष्णु और राम का नाम लेने को प्रतिबंधित किया था। जय सिया राम और खेला होबे के बाद बैटल ऑफ बंगाल में योगी की एंट्री से रामद्रोही शब्द की भी एंट्री हो गई। योगी ने कहा, जिसे राम के नाम से परहेज है उसका बंगाल में कोई काम नहीं। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं, उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। मालदा की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी 51.27% है, यानी 50% से भी ज्यादा, जबकि हिंदुओं की आबादी 47.99% है। जिले की 12 में से 3 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 70% से ज्यादा है। रतुआ सीट पर 77%, हरीश्वर चंद्रपुर सीट पर 73%, जबकि चंचल सीट पर 70% मुस्लिम आबादी है। आंकड़े बताते हैं कि मालदा में जिसके साथ मुसलमान, चुनाव में जीत उसी की तय है। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने मालदा से ही योगी को प्रचार के लिए क्यों उतारा। इसे ऐसे समझिए, बंगाल का मुसलमान वोट फिलहाल बटा नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि ममता के परंपरागत वोट बैंक में फुरफुरा शरीफ के अब्बास पीरजादा सेंध लगा सकते हैं। जाहिर है, अगर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो बीजेपी को बम्पर फायदा मिल सकता है। बैंक जो है, पहले तो ऑलरेडी मीम आया है, असदुद्दीन ओवैसी, वो तो वोट थोड़ा कुछ काटेंगे, तो
पता है सबको। और अगर अब्बासुद्दीन सिद्दीकी आके अगर वोट काट दिए तो इसमें बीजेपी को लाभ होगा और ममता बनर्जी का जो प्रॉब्लम है वो तो बढ़ेगा, क्योंकि ये वोट अगर वो रोक नहीं पाए तो मुस्लिम वोट्स डिवाइड होंगे, हिंदू वोट्स डिवाइड नहीं होंगे। जहां तक योगी का सवाल है तो उनकी छवि घोर हिंदूवादी और कठोर प्रशासक की है। बीजेपी इसी का भरपूर फायदा उठाना चाहती है। मालदा की जिन 12 सीटों के लिए बीजेपी योगी के जरिए जोर लगा रही है, साल 2016 में वहां कांग्रेस को 8 और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, मगर इस बार यहाँ के समीकरण कुछ बदले नजर आते हैं। सुनिए क्या कहना है मालदा के मुसलमानों का। पर जो मोदी सरकार ने जो दिया है ना, लॉकडाउन के समय 500 रुपये का महिला को दिया है, वो बहुत अच्छा काम किया है। और जो रेशन मिल रहा है वो भी तो है। अभी तो बाल बच्चा को साइकिल देता है, जामा कपड़ा देता है, जिसका शादी होता है उसको पैसा देता है। ममता का हम लोग का आदमी नहीं है, हम भाजपा के आदमी हैं। मुस्लिम बस्तियों में लोगों से बातचीत के बाद ये तो समझ में आ जाता है कि इस बार मालदा के मुसलमान ममता सरकार से नाराज है और बीजेपी इसी नाराजगी को भुनाकर हिंदू वोटों को इकट्ठा कर जीत की इबारत लिखने की कोशिश कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। ये रिपोर्ट आपने देखी। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आता हूं बादल देवनाथ जी आपके पास। रामद्रोही की इमेज बना ली गई है, ऐसा बीजेपी कह रही है। आप लोगों को लगता है सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के सहारे एक बार फिर से सत्ता मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले राकेश जी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो भाजपा के प्रवक्ता है ये गाली देगा तो मैं उठ के चला जाऊंगा। नहीं, गाली की इजाजत नेशनल टेलीविजन पर किसी को नहीं है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। बादल देवनाथ जी, गाली देने की इजाजत सुनिए। एक युवा मोर्चा का लीडर है, युवा मोर्चा का सेक्रेटरी है, एक सचिव है और कुछ नहीं, एक वार्ड में रहता है और वार्ड में काम करता है। रिपोर्ट मेरे पास है। एक मिनट बादल देवनाथ जी और प्रियंका जी, आप दोनों लोग शांत होइए। मैं पहले क्लियर कर दूं। एक मिनट नहीं। डिबेट की शुरुआत में नहीं, डिबेट की शुरुआत में ये तरीका और रवैया ठीक नहीं है। नेशनल टेलीविजन है, नेशनल टेलीविजन पर मैं अपने शो में किसी को इजाजत नहीं दे सकता हूं कि किसी भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करे, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, चाहे वो कोई भी नेता हो। एक बात सभी लोग सुन ले। अब बादल देवनाथ, ठीक है प्रियंका जी, मैंने ऑब्जेक्शन दर्ज करा दिया। प्रियंका जी एक मिनट प्लीज, मैंने प्रियंका जी, मैं शो को होस्ट करने के लिए हूं, जो गलत होगा उस पर मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। अब बादल देवनाथ जी को जवाब देने दीजिए जो मैंने सवाल किया था। देखिए राकेश जी, मुस्लिम वोटों का बात नहीं है। ममता बनर्जी के बारे में मैं आपको एक बार कहना हूँ, हर चैनल में, हर जगह में, हर शहर में, हर सभा में मैं बोल रहा हूँ जहाँ पर मुझे बुलाया जाता है। ममता बनर्जी पूरे बंगाल के लिए, पूरे देश के लिए काम किया, वो राष्ट्रों के लिए काम करते हैं और अब सबका मन में ममता बनर्जी एक दीदी हो गया। आप दिल्ली में देखिए, कर्नाटक में जाइए, हर राज्य जहाँ पर जाइएगा सब उनको दीदी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बंगाल में काम किया है। वही सेंट्रल गवर्नमेंट में हर बार 20 परियोजना को, कम से कम 20 परियोजना को उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। अब बंगाल पूरे देश का जितना सीएम है, सबसे अच्छा काम ममता बनर्जी ने किया। देखिए काल जोगी जी यहाँ पर आया, हम सब उनको स्वागत करते, जितना लीडर ममता बनर्जी के खिलाफ भेज सकते भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ममता दीदी है, उनको अपमान मत कीजिए। नहीं, बादल देवनाथ जी, मेरा सवाल ये था कि जब जय श्री राम के नारों पर आपत्ति जताई जाती है, ममता बनर्जी ये कहती हैं जहां पर जय श्री राम का नारा लगता है कि मुझे जानबूझकर अपमानित किया गया, तो बीजेपी इस बात को ऐसे पोर्ट्रे कर रही है कि आप लोग दरअसल जय श्री राम के नारे से चिढ़ते हैं, आप लोग ऐसा मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए कर रहे हैं। इसी बात को कल मालदा के चुनावी मंच से योगी आदित्यनाथ ने कहा। नहीं, बंगाली समाज पूरे विश्व में माँ का श्रद्धा करते हैं, माँ का पूजा ज्यादा करते हैं, माँ का शक्ति का पूजा करते हैं। इसलिए हम सब चाहते हैं सिया के साथ, मतलब सीता माता के साथ राम का नाम लिया जाता है। ये बंगाली समाज का कल्चर, सांस्कृतिक कृष्टि कल्चर है। अरे तो नारा लगा देती ना ममता बनर्जी, जय सिया राम। ये उन्हें कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि जय श्री राम के नारे जहां पर लगे वहां पर मेरा अपमान हो गया? वो बोल देती मंच से जय सिया राम, अपनी बातचीत कहती, मंच छोड़कर नहीं जाती। सिया के साथ हम सब नाम लेते। एक साल से मैं कह रहा हूँ, एक साल से पूरे हर तब हम सब सिया राम कहते हैं, सिर्फ राम का नाम नहीं लेता हूँ। और ममता बनर्जी भी वही कह रहे, अभिषेक बनर्जी भी वही कह रहे, पार्टी के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव, सब एक ही बात। हम सब बंगाली समाज
माँ को लेके चलते हैं। ठीक है। विष्णु के साथ महालोक, तो जो योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बात कही थी, बादल देवनाथ जी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बात कही थी, कह दीजिए कि वो भी गलत है। जब दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ चला था तो जुलूस पर आप लोगों की कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन दुर्गा पंडालों पर प्रतिबंध था। कह दीजिए कि यह भी गलत है। नहीं, दुर्गा पूजा के बारे में मैं आपको जानना चाहिए। दुर्गा पूजा में जो पाबंदियां है वो हाई कोर्ट का है, लेकिन यूपी में, यूपी सेंटर, यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, वो लोग वहाँ पर दुर्गा पूजा करने नहीं देते हैं। वहाँ पर पाबंदी है, गवर्नमेंट से पाबंदी है, और यहाँ पर हाई कोर्ट से पाबंदी है। ममता बनर्जी ने नहीं, आप जानते नहीं है। आइए मैं आपको पूरा देश बंगाल घुमाऊंगा। नहीं, मैं तो बादल देवनाथ जी नॉर्थ बंगाल पूरा मैं घूम कर आ रहा हूँ। बादल देवनाथ जी नॉर्थ बंगाल में पूरा घूम कर आ रहा हूँ। और एक बार आइए, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, और एक बार आइए। और पूरा बंगाल में दुर्गा पूजा को लेके पूरा विश्व में दुर्गा कार्निवल करने के बाद, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब मैं प्रियंका टिब्रेवाल जी के पास जाता हूँ। ठीक है, प्रियंका टिब्रेवाल जी, एक मिनट। ठीक है बादल देवनाथ जी, ठीक है, ठीक है बादल देवनाथ जी, प्रियंका टिब्रेवाल जी, इनकी बातों का जवाब। और ये लोग आपत्ति जताते हैं या फिर जिन बातों का जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आप लोगों के तो दोनों हाथ में लड्डू हो गए। आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ ध्रुवीकरण हो जाए और सारे हिंदू वोट बैंक आप लोगों की ओर शिफ्ट हो जाए। चाहते नहीं है, हम जानते हैं कि ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ममता बनर्जी ने स्वयं ऐसा किया है। उन्होंने यहाँ की जनता को 75 वर्सेस 25 पहले बांटा था, जो अब की 32% हो गए हैं। वो समझती थी कि उनका राज है, मुसलमान उनके वोट बैंक है। अब कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करती थी। देखिए, मुसलमान भी हमारे देश का एक हिस्सा है। दे आर ऑल्सो सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नागरिक नहीं मानती, उनको वोट बैंक मानती है। उनको कहती है दूध देने वाली गाय। और जब दूध देने वाली गाय जो है वो उनको लाल चली जाती है, तो उनको ये कहते हैं आस्तीन का सांप। जैसा कि अभी उन्होंने फुरफुरा शरीफ में जो उनको छोड़ करके गए उनके लिए कहा। अब जब मैं इन बातों का वर्णन यहाँ करती हूँ तो इनको चुभती है ये बातें, इनको गाली लगती है। गाली मैं नहीं दे रही, जिन लोगों को आपने पाला था वो दे रहे हैं। और बादल देवनाथ जी जो बोलना चाहे बोलिए। ममता बनर्जी के नाम का जप करिए, चालीसा पढ़िए, मादुली बना के गले में पहन लीजिए। सच बोलने से ना आप रोक पाए ना ममता बनर्जी रोक पाएगी। अरे प्रियंका टिब्रेवाल जी उनकी पार्टी के नेता हैं। प्रियंका टिब्रेवाल जी, बादल देवनाथ जी टीएमसी के हैं, उनकी पार्टी की सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी हैं। वो तो उन्हीं की बातचीत करेंगे ना, वो प्रधानमंत्री मोदी या फिर आपकी पार्टी के नेताओं की बात क्यों करेंगे? बिल्कुल करिए, जिसका करना है करिए, जिसकी चालीसा पढ़नी है पढ़िए, लेकिन सच बोलने से ना वो रोक पाइए ना आप रोक पाएंगे। सीधी बात है। देखिए क्या कारण है इतने सालों में, आज इतने 10 सालों में ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए कभी स्कूल नहीं बनवाए, यूनिवर्सिटीज नहीं बनवाई, कॉलेजेस नहीं बनवाए, मदरसा बनवाया। क्यों? क्योंकि चाहती थी ये मुसलमान अनपढ़ रहे, तभी तो वोट बैंक बनेंगे। चाहती थी ये मुसलमान जो है उनके इशारे पे नाचे, तभी तो वोट बैंक रहेंगे। और उसमें से अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी सामने आता है डेमोक्रेसी में, बोलता है भाई मैं भी करूंगा राजनीति, मैं भी आऊंगा राजनीति में, तो कहती है भाई तुम तो अल्लाह के बंदे हो, तुम अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह का नाम लो और हमारे लिए वोट बटेरो। भाई ये क्या बात हुई? हमने तो कभी अफसोस नहीं जताया। नहीं, मतलब किसी को अधिकार है डेमोक्रेसी में। आप लोग हिंदू वोट बैंक की बातचीत करें। आप लोगों ने तय कर दिया मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो रहा है। आप लोगों को सिर्फ हिंदू वोट चाहिए। मैं आज आपके सामने मैं कहती हूँ, आज आपके सामने जितने मुसलमान बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मैं आपको भी कहती हूँ, आप भी पश्चिम बंगाल के उतने ही नागरिक हैं, आप भी इस हिंदुस्तान के उतने ही नागरिक हैं। और हम आपसे निवेदन करते हैं, हमें ये बात चुनावी रैलियों से भी जाती ना। एक छोटा सा जवाब देवनाथ जी दीजिए, फिर मैं सुनील चोपड़ा जी और धीरेन्द्र का रुख करूंगा जल्दी से। देखिए जितेंद्र जी, ममता बनर्जी ने बंगाल में नया 13 कॉलेज बनाया और दो यूनिवर्सिटी हुआ। और मैं इनको कहना चाहता हूँ, सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं, देश के लिए जो लोग अच्छा काम करते हैं मैं उनके पक्ष में कहता हूँ। और मैं इनको पता नहीं है, मैं भाजपा में 20 साल था, संघ परिवार में जन्म हुआ। मैं 2 बार का अध्यक्ष था राज्यों में, ट्रेड यूनियन का, 1 बार का जनरल स्टेट 9 स्टेट का कन्वीनर था, वही संघ परिवार में अभियान ने दिया था। और मैंने 2008 में भाजपा छोड़ दिया, लेकिन मैं सामाजिक कार्यकर्ता बन के पूरा देश के लिए मैं अडवाणी जी पार्टी की सोच डिस्कस हो रही है, ये पर्सनल प्रोफाइल डिस्कस नहीं हो रहा। अगर अब मैं पर्सनल टिप्पणी करूंगी तो ये बोलेंगे पर्सनल हो गई।
अडवाणी जी वाजपेयी जी को, ममता बनर्जी, हम सब अडवाणी जी वाजपेयी जी को हम लोग सब जगह करते। ठीक है, नहीं आपसी लड़ाई नहीं मैं आपसी लड़ाई की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। बादल देवनाथ जी ऐसे मैं गिनवा नहीं एक मिनट प्रियंका जी, बादल देवनाथ जी आपकी पार्टी से कितने नेता चले गए? आप जिन बातों की दलील दे रहे हैं, आपकी पार्टी से कितने नेता चले गए बीजेपी में, वो भी कहकर आएंगे। हम टीएमसी की हकीकत जानते हैं। मैं एक सवाल एक मिनट रुक जाइए, दो मेहमानों ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। सुनीत चोपड़ा जी एक जवाब, फिर मैं रुख करता हूं धीरेन्द्र का। आप लोगों को भी दरअसल मुस्लिम वोट बैंक पर ही नजर है, इसीलिए आपने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को अपने साथ ले लिया, बजाय इसके कि उनके बयान कितने जहर बुझे रहे हैं, किस तरीके से उनके पहले की भाषा रही है। मेरा ये कहना है कि इस वक्त जो मिस्टर बिष्ट हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर, मैं योगी नहीं कहूंगा क्योंकि योगी ने तो सब कुछ दान किया होता है, वो जिंदगी में नहीं आते, पॉलिटिक्स में नहीं आते। जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो मिस्टर बिष्ट, और मिस्टर बिष्ट जो हैं ये आए हैं एक ही काम के लिए कि टुकड़े टुकड़े बंगाल की जनता के किए जाएं। और ये जो पोलराइजेशन है, ये पोलराइजेशन टुकड़े टुकड़े गैंग का काम है, और बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग का काम कर रही है, देशद्रोही। नहीं सुनीत चोपड़ा जी आप लोग पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गए, वो क्या क्रिकेट खेलने का एजेंडा है? वो कोई गेम का एजेंडा है, खेल का मैदान है? आप पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को लाकर अपने साथ क्या संदेश देना चाहते हैं, ये कौन नहीं जानता है? कहना है कि सिद्दीकी की पार्टी में दलित भी हैं और गरीब हिंदू भी हैं, और उनकी मांग रोजगार की है, इसीलिए वो कभी फ्रांस में जो कत्लेआम हुआ उसके समर्थन में खड़े दिखते हैं। सुनीत चोपड़ा जी, इसीलिए फ्रांस में जो कत्लेआम हुआ उसके समर्थन में खड़े दिखते हैं। फ्रांस को छोड़ो, 2021 बदले लेने की बातचीत कहते हैं, खून लेकर आजादी की बात करते हैं। बताना चाहता हूं आपको, मैं साफ बताना चाहता हूं आपको कि ये जो आप कर रहे हैं अंत में इसीलिए कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन के बाद आपके पास कुछ नहीं होगा। सुनीत चोपड़ा जी, मेरा सवाल ये था कि आप क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपने जवाब दिया। आप क्या कर रहे हैं इस पर जवाब नहीं दिया। मैं धीरेन्द्र पुंडीर का रुख करता हूँ, एक मिनट रुकिए, ठीक है। लेकिन ये त्रिकोणीय लड़ाई है जिसमें वामपंथ आगे बढ़ के आएगा, कांग्रेस भी आगे बढ़ के आएगा। सुनीत चोपड़ा जी, एक मिनट, प्रियंका जी प्लीज। सुनीत चोपड़ा जी, मैं पूरे नॉर्थ बंगाल घूमकर आ रहा हूँ, एक मिनट सुनिए मेरी बात प्लीज, एक ठीक है, एक मिनट सुनिए। सुनीत चोपड़ा जी, आपकी पार्टी की हकीकत तो आपको भी पता है। नॉर्थ बंगाल घूमकर आ रहा हूँ, बमुश्किल 2 से 3% लोग आपकी पार्टी का नाम ले रहे हैं। अपनी पार्टी की हकीकत बंगाल में आपको भी पता है, ठीक है। धीरेन्द्र पुंडीर, क्या यही स्थिति है चुनाव की? फिलहाल हर कोई अपने अपने हिसाब से पोलराइजेशन करेगा और उसी के आधार पर जीत हार के आंकड़े तय कर रहा है। देखिए, पूरा इलेक्शंस इस समय पोलराइजेशन के उस पर आकर टिक गया। बाकी सब इश्यूज आपको दिखाई नहीं देंगे। आप यहाँ भी, अब यहाँ सड़कों पर भी अगर बातचीत कर रहे हैं तो ये चीज़ अब नीचे तक चली गई है कि जय श्री राम और शिया राम, जय शिया राम, इन सब के बीच में सिर्फ जो लाइन है उसमें अब्बास सिद्दीकी जब आता है तो वो और तीखी हो जाती है, वो और बड़ी चीज़ हो जाती है। और इस समय जो पूरी बातचीत है, जो पूरा राजनीतिक मूड है, वो उस पोलराइजेशन को और गहरा करने के है। उसमें अलग अलग समीकरण है कि इसके जाने से इधर हमारा नुकसान हो सकता है, उसके आने से हमको फायदा हो सकता है, वो जरूर दिख रहा है। लेकिन जो मेजर फैक्शन है, जो चीज़ दिख रही है, वो ये दिख रही है कि जो इश्यूज हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो किसान का इशू हो, जो यहाँ बंद होती हुई फैक्ट्रीज का इशू हो, वो तमाम इशू अब कहीं और खड़े हैं। और अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो वो पोलराइजेशन, और तेजी से होता हुआ पोलराइजेशन है, और उसका मैसेज नीचे तक जा रहा है, जो इस पूरे अगले 1.5 महीने में, हम लोग 2 महीने में देखेंगे कि वो और ज्यादा टफ होता चला जाएगा। ये वर्तमान में चुनावी मौसम की मजबूरी भी है क्या धीरेन्द्र, कि मुद्दों पर कोई बातचीत करना नहीं चाहता क्योंकि मुद्दों पर सब कोई पीछे हट रहा है? और जिस बात का जिक्र सुनीत चोपड़ा जी ने कहा, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इसीलिए चुनावी मैदान में उतार दिए गए या उतर गए?
देखिए, अगर आप देखते हैं कि कांग्रेस और सीपीएम का जो गठबंधन है, जो लेफ्ट गठबंधन है, वो लगभग पूरी तरह से इस समय सत्ता की लड़ाई से बाहर है। वो अपने आप को एग्जिस्टेंस कराने के लिए, वहाँ मजबूर करने के लिए, इसीलिए आप आईएसएफ जैसे लोगों को, जिनके बयानों से आप खुद असहज होते हैं। आपने देखा होगा स्टेज पर क्या किया, पूरे देश ने देखा है कि स्टेज पर क्या किया। स्टेज के बाद फिर लेफ्ट के अंदर उसको लेकर दो तरह की चीजें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ कंट्राडिक्टरी हो रही हैं। वहाँ ये कहा जा रहा है कि ये तो सीधा तौर पर किस तरह से मुस्लिम अपीसमेंट का जो आरोप है उसको हम मजबूत कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं कह सकता हूं कि तमाम पार्टियां इसी इश्यू को उठाकर अपने ठीक है। बादल देवनाथ जी, एक आखिरी सवाल आपसे। बादल देवनाथ जी, एक आखिरी सवाल आपसे। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा लव जिहाद की जो घटनाएं बढ़ी हैं उस पर आप लोग खामोश रहते हैं। 2 मई के बाद गुंडागर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 2 मई के बाद जो गुंडे हैं जान की भीख मांगेंगे जब बीजेपी की सरकार बनेगी। सर 2 बात मैं बताऊंगा। अब्बास से 2 बात, मैं 30 सेकंड में टाइम मांग रहा हूँ। देखिए, अब्बास सिद्दीकी के बारे में आप बार बार अब्बास सिद्दीकी, वही 2 महीना पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। वो कोरोना, वो एक सभा में, धर्म सभा में बोल रहे हैं जब ये कोरोना वायरस आ जा 5 करोड़ 6 करोड़ लोग भारत से मर जाए तो उसको सब खुशी होगा। उसके बाद कह रहे हैं नहीं, 30 से 40 करोड़ लोग मर जाए तो मुझे सबसे अच्छा कुछ खुशी होगा। और पूरा धर्म सभा में यही वो बोल रहे थे। नहीं, उसी फुरफुरा शरीफ से ममता बनर्जी की कितनी करीबी रही है ये भी आपको पता होगा बादल देवनाथ जी। सुनिए ना, ये भी आपको पता होगा। जब आपके हिस्से में बातें थी तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। आपकी पुलिस थी, आप लोगों ने क्यों नहीं कार्रवाई की? ठीक है, वक्त इतना ही है बादल देवनाथ जी, वक्त इतना ही। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी मौसम है, मुद्दों की बातचीत कम, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने फेवरेट वोट बैंक को पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है। यही ग्राउंड जीरो पर हकीकत है। अभी वक्त यहाँ पर ब्रेक का।